नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो छोटो सा इंटरव्यू देख लो। पहचान रहे होगे ना? पहचान रहे? प्रोफेसर अरुणेश यादव, यानी कि डॉक्टर अरुणेश यादव जी, कांग्रेस के मजबूत नेता, लेकिन अब कोप भवन में बैठे। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ ढूंढ ढांड के। मैंने कि आओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलो, पब्लिक को जवाब दो। पब्लिक पूछना चाह रही है, जब तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। नहीं, कहाँ डिप्रेशन में जा रही हूँ? हैं? आओ, पब्लिक को, जो पब्लिक ने अपना निर्णय दियो है वो स्वागत करो। तो चलो आओ, अब दो चार तीखे वीखे से सवाल कर लें, जब तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे। तो अब जैसे कर्नाटक में था, कर्नाटक की मैं आपको बात करूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर्नाटक की हम अभी बाद में बात करेंगे। एक मिनट बस मैं 1 मिनट लूंगा। कर्नाटक में पिछली बार हम जेडीएस के साथ चुनाव लड़े थे, तब हमारी मिलीजुली सरकार थी और जो कुमार स्वामी थे वो मुख्यमंत्री थे। इस बार हम अकेले चुनाव लड़े, जेडीएस अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन हमें वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाई। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ हमें चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारी समान विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है, देश को जोड़ने वाली विचारधारा, और इंडिया गठबंधन के हमारे वो सदस्य हैं। अब हम मान लो अलग भी चुनाव लड़े हैं तो मान सकता हूं, चूंकि हम चुनाव हारे तो इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हम उनके साथ चुनाव लड़ते तो हो सकता है कुछ सीटों का हमें फायदा हो जाता। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। और दूसरी जो ईवीएम वाली बात है, ये वही हो जाती है कि भाई साहब सांप निकल गया और पीछे से आप लाठी पीट रहे हो। तो ये लाठी जो है वो पीछे से ना पीटने की बजाय अगर आगे पीटी जाए, चूंकि 24 का चुनाव आ रहा, तो अगर 24 के चुनाव से पहले सारे विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बात करें कि या तो साहब नॉर्मल बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, नहीं हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे, तो मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन को बात माननी पड़ेगी। भैया इलेक्शन हारना ही है जी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भाई ईवीएम में मिस्टेक है, गड़बड़ है, वाते का चुनाव रिजल्ट में तब्दीली हो रही है, मैनिपुलेशन होता है, जब है रही है तो फिर वो खुल के विरोध क्यों ना करना चाहिए? विरोध करना जहां आप जीत जाओ वहां बैटरी सी बिल्कुल आपकी चार्ज है जा, बिल्कुल सही, और जहां तुम हार जाओ वहां बैटरी एकदम डाउन है जा। बिल्कुल। इलेक्शन से पहले आप लोग जो गठबंधन के हिस्सा, इंडिया गठबंधन के हिस्सा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, तो पब्लिक में कैसा मैसेज जाएगा? नेगेटिव मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पे वही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो सारी चीजें आपके पक्ष में होती है। अब वही एक जगह मेरी एक डिबेट में चर्चा चल रही थी, तो आजकल आप जानते ही हैं कि राजनीतिक विश्लेषक ज्यादा ज्ञानचंद हो जाते हैं ऐसे माहौल में। तो एक राजनीतिक विश्लेषक साहब हमें ये कह रहे थे कि जो पुरानी पेंशन मुद्दा था उसकी वजह से हिमाचल में चुनाव जीते। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, क्या राजस्थान में हमने पुरानी पेंशन नहीं दी? क्या छत्तीसगढ़ में हमने पुरानी पेंशन नहीं दी? क्या हमने मध्य प्रदेश में हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम पुरानी पेंशन देंगे? तो हम इन तीनों राज्यों में चुनाव क्यों हारे? अगर हम राजस्थान में चुनाव पुरानी पेंशन की वजह से चुनाव जीत सकते हैं तो यहाँ हम क्यों हारे? यहाँ तो हमने दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन दी। एक सवाल और है, क्या आप हिंदुत्व को भी एक मुद्दा मानो हो या इलेक्शन में? नहीं, मेरे हिसाब से हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, क्योंकि धर्म का जो मुद्दा है, देखिए वो राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती का, जैसे होता है ना किसी सब्जी में तड़का लगाने के लिए, तो तड़का लगाने के लिए है। अगर आप जनता के मुद्दों पे बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जनता आपको उस पे वोट देती है। और हिंदुत्व आपने और आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल जनता के मुद्दे पे ही बात करी। बिल्कुल करी। तो फिर आप क्यों फेल हुए? अब यही तो बात हम आपसे कह रहे थे, बात हमारी यहीं शुरू हुई कि हमने जनता के मुद्दों पे जनता से बात करी, लेकिन जनता को वो मुद्दे या तो हम ढंग से समझा नहीं पाए। हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी। वही योजनाएं हमारी कर्नाटक में थी, लगभग वही योजनाएं हमारी तेलंगाना में, मॉडल हमारा सेम है। वही मॉडल हमने हिंदी भाषी राज्यों में दिया, लेकिन यहाँ हमारा मॉडल फेल हो गया। अच्छा, एक चीज देखो, राजस्थान में हमारा मॉडल पास हो गया,
तो कहीं वो हमारा मॉडल पास हो रहा है, कहीं मॉडल फेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि वो जनता तक एग्जैक्ट चीज जो है ना वो रिफाइन होके या तो पहुंच नहीं पाई या भाई पहुंचने नहीं दी गई। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब इनका समीक्षा चल रही है। अब जो कैडर के लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, वो इस पे समीक्षा कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि साहब जितनी जल्दी समीक्षाएं हो जाएं, हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और चुनाव में देखो साहब हार जीत लगी रहती है। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो तो 2024 की। अब राजस्थान में लास्ट तक इलेक्शन होने तक मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गहलोत जी की तनातनी चलती ही रही। तो कहीं ना कहीं ऐसे मैटर भी तो पब्लिक के दिमाग पर कहीं ना कहीं असर डाले। देखिए, पब्लिक के दिमाग पे दोनों पार्टियों के मैटर असर डाले होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है, 1% का अंतर नहीं रहता। आप वोट परसेंटेज देखो, हमें मिला है 39.5 और उन्हें मिला है 40.6। ठीक है। अगर पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में अगर मान लीजिए मतभेद था, हालांकि वो दूर हो गया था, तो कहीं ना कहीं साहब वसुंधरा राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत और भी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो चीज थे, इनके तो 4 खेमे थे राजस्थान में। मध्य प्रदेश में इनके 5 खेमे थे। खुद जो इनके नरोत्तम मिश्रा जी डिप्टी सीएम थे, वो चुनाव हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कई जगह कपड़े फटे। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है, उनको काले झंडे दिखाए गए। तो इसका भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन बात घुमा फिरा के वही आ जाती है, वही आ जाती है कि हार और जीत की ही बात है। जो मतभेद थे, जो सरफुटबल थी, वो हमें लगता है बीजेपी में ज्यादा थी। और वही कारण है, आप देख लीजिए, सरफुटबल का ही कारण है कि बिल्ली के भाग्य छीका फूट गया। चुनाव तो ये तीनों राज्यों में जीत गए, लेकिन आप देखो तेलंगाना में हमने सीएम डिक्लेयर भी कर दिया और उन्होंने कल शपथ भी ले ली। लेकिन इन तीनों राज्यों में ये लोग अभी ये नहीं चुन पाए हैं कि हमारा सीएम कौन होगा। ये मजे की बात देखो, जबकि तीनों जगह इनको क्लियर मैंडेट मिला है, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्जिन पे आए हो। मध्य प्रदेश में तो साहब 100 सीटें फालतू है हमसे। राजस्थान में भी 35-40 सीटें ज्यादा हैं। और छत्तीसगढ़ में भी 20 सीटों का फासला है। फासला बहुत है, लेकिन फिर भी आला कमान बीजेपी का कहीं ऐसा तो ना है कि राजस्थान में अगर कम फासला और कहीं ना कहीं आप कोई उम्मीद जगा रहे हो कैसे ही? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा स्वस्थ राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये काम जो तोड़ मरोड़ और जोड़ तोड़ का है, तोड़ फोड़ का है, ये बीजेपी के लोग करते हैं। हमने तो पहले ही, गहलोत साहब ने तो उसी दिन जिस दिन मैंडेट मिला इस्तीफा दे दिया। भूपेश बघेल जी ने उधर छत्तीसगढ़ में इस्तीफा दे दिया। और विपक्ष की भूमिका में बैठने के लिए हम तैयार हैं। अब बीजेपी तय करे क्या करना है उनको। वसुंधरा जी को सीएम बनाना है, या शेखावत जी को बनाना है, या किसी और को बनाना है, या किसी और नए को बनाना। अच्छा चलो, ये तो अब होगा, लेकिन अब आगे 24 की क्या तैयारी है बताओ। देखो साहब, अब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अब बैठक चलने की बात थी कि बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। अब किसी कारणों से नहीं हुई, लेकिन देर सवेर सही कहते हैं ना साहब, देर आए दुरुस्त आए। अब बैठक हमें लग रहा है कि 2-4 दिन में डेट आ जाएगी और बैठक होगी। मतलब फुल कॉन्फिडेंस से फिर तैयारी है। हाँ, हमारा ये मानना है कि साहब जो भी हुआ सो हुआ, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। और पूरी मजबूती के साथ सब लोग, जब सबका इरादा वही है कि जो बहुजन समाज है हमारे देश का, उसके साथ मौजूदा सरकार अत्याचार कर रही है, और अलग अलग लड़ने की बजाय अगर उसको, उस लड़ाई को एक साथ लड़ा जाए, तो हमें लगता है कि ऐसी सरकार का हम अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे और अच्छे से इनकी मुखालफत कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी डीयू में भी देख रहे हो, एक मुद्दा है कि जो SC ST OBC के प्रोफेसर हैं उनको बीजेपी निकाल रही है, और RSS वाले प्रोफेसर जो मनवादी विचारधारा के, उनको रख रही है। पिछले 10 साल में उन्होंने डीयू में कोई सरकारी पद नहीं भरा, सब एडॉक पे ही चल रहे, ठेके वाले प्रोफेसर। अब उसमें भी ये जो है छांट रहे हैं कौन RSS की विचारधारा का है, कौन नहीं है। जो बीजेपी RSS की विचारधारा के खिलाफ बोल रहा है, बहुजनों की बात कर रहा है, उसको ये निकाल रहे हैं। तो जनता को एक तरफ ये भी समझना पड़ेगा, और जनता को ये भी समझना पड़ेगा कि जो मौजूदा सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आपकी आने वाली नस्लों और फसलों को, किसानों को तो 500 रुपए अकाउंट में डाल रही है,
और गरीबों को सिर्फ 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन आपको इस काबिल नहीं बना रही है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आप जो है देश की प्रगति में आपकी हिस्सेदारी हो। अब देखो 2014 से पहले 23 करोड़ लोग गरीब थे जिनको मुफ्त राशन मिलता था, अब वो संख्या बढ़ के 80 करोड़ हो गई। देश में 2014 से पहले जो किसानों की आत्महत्या थी उसके मुकाबले अब जो आत्महत्या की दर है उसमें लगभग 21% का इजाफा हुआ है। लेकिन जनता, आम जनता जो है इन मुद्दों में ना समझ पावे, वो भटक के रह जाए। नहीं, समझ तो रही है जनता, लेकिन जनता अभी क्या है, कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि जनता ने इस जो विचारधारा को जिया है 10 साल में, तो इस विचारधारा और पुरानी विचारधारा, पुरानी जो सरकारों की कार्यशैली है, जब मुझे लग रहा है जब इन दोनों की तुलना करना शुरू करेगी। अब जैसे मुझे कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बीजेपी के गुणगान करते हैं और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि साहब आप क्या करते हैं, तो बताते साहब हम तो रिटायर हो गए, पेंशन जीवी है। अब उनसे अगर आप सवाल करो कि पेंशन आपको कौन सी सरकार में मिली, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते। तो जब तक आत्मविश्लेषण नहीं होगा, जब तक जवाबदेही नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि एक सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो इस जो सामाजिक परिवर्तन की जो अलग है, वो हम आप लोगों के सिर्फ जलाने से भर से काम नहीं चलेगा। इसको व्यापक रूप से गली, नुक्कड़ और चौराहे पे जब तक चर्चाएं नहीं होगी, तब तक ये सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। कुल मिला जुला के बात ये है कि विपक्ष के लिए लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है। तो ये है प्रोफेसर साहब, बड़ी बेबाकी देने ने जवाब दिए कि निराश जरूर हुए, लेकिन जंग जारी रहेगी, लगातार कोशिश बरकरार रहेगी और 24 की जोड़ तोड़ते तैयारी है। मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आगे जो भी रिजल्ट होगा हमारे गांव में सच्चाई दिखानी आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।